नमस्कार, आदाब और हेलो मेरे दोस्तों, आपके एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड इरफान की तरफ से। देखिए, बहुत चर्चा होती है नीच ग्रहों के बारे में और लोग डर जाते हैं जब वो अपनी कुंडली में कोई नीच ग्रह देखते हैं। खास तौर पर अगर वो अहम घरों में हो, जैसे लग्न में या कर्म के 10वें घर में या फिर बच्चों के घर में या चौथे घर में या फिर लाभ के 9वें घर में या रिश्तों के 7वें घर में। तो बहुत सारे घरों में एक नीच ग्रह डर पैदा कर देता है। तो मैंने सोचा इस वीडियो के जरिए और गहराई से बताऊं कि नीच ग्रहों का क्या मतलब है और वो आपको क्या सिग्नल दे रहे हैं। क्योंकि हर डिग्री, ग्रह की हर हालत, उच्चता, नीचता, दहन, स्थिति, हर चीज आपको एक संकेत भेज रही है, एक इशारा दे रही है। अब हम पर निर्भर है कि हम इस इशारे, इस सिग्नल को कितनी अच्छी तरह समझते हैं और फिर इसकी व्याख्या को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम अक्सर नहीं करते। अगर हम किसी ज्योतिषी के पास जाते भी हैं, तो ज्यादातर बस इतना ही कि ठीक है, मैं मुश्किल दौर से गुजर रहा हूँ, मेरे करियर का क्या है, वगैरह वगैरह। लेकिन हम इस गहराई में नहीं जाते कि ये उच्च ग्रह हमें क्या बता रहा है। सिर्फ नतीजे देखने की बजाय हमें नीच या उच्च या दग्ध ग्रह का सिग्निफिकेशन भी पता होना चाहिए, ताकि आने वाले दशा और अंतर्दशा के लिए हम तैयार रह सकें, इस आधार पर कि ग्रह किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है। तो चलिए एक विश्लेषण करते हैं कि विभिन्न नीच ग्रहों का क्या मतलब है और हम नीच ग्रहों से फायदा कैसे उठा सकते हैं। नीच ग्रहों में भी एक ताकत होती है, तो हम आज के अपने वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं प्राचीन ग्रंथ नीच ग्रहों के बारे में क्या कहते हैं। बृहत पाराशर होरा शास्त्र कहता है, स्वच्छ शुभला पूर्ण त्रिकोण पद वर्जित स्वक्षरे दल मित्र गेह पदमात्र पराकीर्तम पदार्थ संख्या व्यर्थ नीचत शत्रुगे तदृष्ट फल बुर्याद व्यत्यय और विचक्षण, जिसका मतलब है कि एक ग्रह जो उच्च का हो वह पूर्ण शुभ फल देता है। तो उच्च ग्रह सबसे बेहतरीन नतीजे देता है जो आप पा सकते हैं। अपने मूल त्रिकोण में वो 1/4 कमजोर हो जाता है। अब मूल त्रिकोण में ग्रह कौन से हैं? मिसाल के तौर पर बृहस्पति का मूल त्रिकोण धनु है। 2 राशियों में जिन पर उसकी राज होती है, धनु और मीन, बृहस्पति का मूल त्रिकोण धनु है। मंगल का मूल त्रिकोण मेष है, 2 राशियों में जिन पर उसकी राज है, यानी मेष और वृश्चिक। फिर शनि का मूल त्रिकोण कुंभ है, 2 राशियों में जिन पर उसकी राज है, यानी मकर और कुंभ। तो श्लोक कहता है कि एक ग्रह जो अपने मूल त्रिकोण में हो वह अपनी ताकत का 1/4 हिस्सा खो देता है। अगर एक उच्च ग्रह पूरे शुभ फल या 100% फल देता है, तो एक ग्रह अपने मूल त्रिकोण में 75% फल देगा, वह 1/4 खो देगा। फिर अगर कोई ग्रह अपनी खुद की राशि में मौजूद है तो वह 50% फल देता है, और अगर वह मित्र राशि में है तो वह 25% फल देता है। एक तटस्थ राशि में सिर्फ 1/4 का आधा, यानी 12.5% फल ही मिल पाता है, जबकि अगर वह नीच का है या सूरज से दग्ध है या शत्रु राशि में है तो ग्रह पूरी तरह बेकार हो जाता है, मतलब वो कोई फल नहीं दे सकता। तो इसका मतलब है कि एक ग्रह जो नीच का है या दग्ध है, उसमें मुश्किल से ही कोई ताकत बचती है या फल देने की कोई ताकत नहीं होती। फिर जातक तत्व में एक श्लोक कहता है, यहाँ कहा गया है, अगर किसी घर पर एक ऐसे ग्रह की दृष्टि पड़े जो नीच राशि में बैठा हो या शत्रु राशि में, तो बुरे असर होंगे। तो मतलब ये हुआ कि अगर कोई ग्रह नीच का है और किसी दूसरे ग्रह पर दृष्टि डाल रहा है, तो वह दूसरा ग्रह या जिस ग्रह पर दृष्टि पड़ रही है, अपनी दशा या गोचर में नकारात्मक या बुरे नतीजे देगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यानी सिर्फ अच्छे असर होंगे उस घर के मामले में जिस पर किसी मित्र या उच्च ग्रह की दृष्टि हो। तो एक ग्रह जिस पर किसी मित्र या उच्च ग्रह की दृष्टि हो, अच्छे फल देता है। हालांकि एक नीच ग्रह की दृष्टि वाला ग्रह नकारात्मक या बुरे नतीजे देगा। अब ये खास श्लोक बहुत अहम है, जो कहता है, हम कहते हैं कि अगर शनि 10वें घर या 10वें भाव में किसी नीच ग्रह के साथ है, जबकि नवांश लग्न से 10वां घर कोई पापी ग्रह घेरे हुए है, तो जातक पुण्य कर्मों से वंचित रह जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर लग्न कुंडली में नीच ग्रह के साथ युति में है और अगर नवांश लग्न से 10वें घर में कोई पापी ग्रह मौजूद है, तो वह पुण्य कर्म नहीं दे पाएगा या जातक चुनौतियों से गुजरेगा। खास तौर पर क्योंकि शनि 10वें घर का कारक है और वह नीच ग्रह के साथ खेल रहा है, तो नकारात्मक नतीजे देता है।
तो ये है नीच ग्रह के नतीजे शास्त्रों के मुताबिक। सूरज कहाँ नीच होता है? सूरज तुला राशि में नीच होता है। तुला रिश्तों की राशि है और सूरज आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है जो ऊंचा उठना चाहती है। तो सूरज तुला में नीच हो जाता है क्योंकि उसे रिश्तों में फंसा हुआ महसूस होता है। तो सूरज जो अहम का प्रतीक है और कभी कभी अहम और स्वाभिमान के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है, लकीर कैसे खींचनी है यह नहीं जानता। और रिश्तों में अगर वह बहुत ज्यादा स्वाभिमान की रक्षा कर रहा है और झुकने को तैयार नहीं है तो रिश्ते खराब होते हैं और सूरज नीच हो जाता है। और स्वाति राहु से शासित है और राहु वही है जो सूरज को ग्रहण लगाता है, लेकिन यह उस नक्षत्र में बैठा है जो राहु से शासित है, एक भौतिकवादी ग्रह। और स्वाति एक भौतिकवादी पहलू भी दर्शाती है जहां उपलब्धि की भावना है और सरस्वती से भी रिश्ता है। तो सरस्वती से जुड़े होने के नाते स्वाति नक्षत्र कलात्मक आत्म अभिव्यक्ति के बारे में है। और अगर आप कलात्मक आत्म अभिव्यक्ति की तरफ ज्यादा आकर्षित हैं तो वह भी भौतिक पहलू पर है जहां आप कुछ हुनर हासिल करके दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं, जबकि सूरज इस बारे में नहीं है। सूरज नेतृत्व और आत्मा के उत्थान के लिए ऊंचा उठने के बारे में है। तो एक भौतिकवादी नजरिए में या भौतिकवादी नक्षत्र में वो घुटन महसूस करता है और इसीलिए सूरज यहाँ तुला में नीच हो जाता है। अब चंद्रमा कहाँ नीच होता है? चंद्रमा वृश्चिक में नीच होता है। वृश्चिक क्या दर्शाता है? वृश्चिक 8वां घर दर्शाता है गहराई, पाताल, भूमिगत दुनिया। तो अगर आप पानी को देखें भी, क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि से जुड़ा है और उस पर राज करता है जो एक जलीय राशि है, तो पानी में भी अगर आप समुद्र की सबसे गहराई में जाएं तो वहां क्या पाते हैं? पानी बहुत शांत है, पानी ठहरा हुआ है, वहां कोई धाराएं नहीं है। तो भावनाओं का कोई आदान प्रदान नहीं है, भावनाओं का उतार चढ़ाव नहीं है। चंद्रमा को ये हालत पसंद नहीं है। चंद्रमा भावनाओं का आदान प्रदान करना चाहता है। चंद्रमा आपकी भावनाओं को सोखना चाहता है। चंद्रमा आपकी देखभाल और पालन पोषण करना चाहता है। तो वृश्चिक की गहराइयों में, ठीक पाताल में, ठीक उस गहराई में जहां अंधेरा है, वहां रोशनी का कोई एहसास नहीं है। और चंद्रमा एक प्रकाशित ग्रह है, उसे अंधेरा पसंद नहीं है। और जब अंधेरा होता है, चंद्रमा अमावस्या में होता है, तो चंद्रमा वृश्चिक में फंस जाता है या घुटन महसूस करता है, ठीक गहराई में, खास तौर पर विशाखा नक्षत्र में। तो विशाखा भावनाओं की दलदल को दर्शाता है, जहां चंद्रमा अपने भावनात्मक पहलू या पोषण करने वाले पहलू को प्रदर्शित न कर पाने में फंसा हुआ महसूस करता है। अब विशाखा नक्षत्र इंद्र और अग्नि से दर्शाया जाता है। तो इंद्र का विशाखा से क्या रिश्ता है? इंद्र की पहचान शराब, स्त्री और भोग विलास के बारे में है। अब चंद्रमा ऐसे नक्षत्र में जो ज्यादातर भोग विलास के बारे में है, जो भोग विलास के पीछे भागने और अय्याशी से जुड़ा है, उन भोगों में इंद्र धोखा देने को भी तैयार है, किसी भी हद तक जाने को तैयार है, झूठ बोलने को तैयार है और जो चाहे वो करने को तैयार है। और चंद्रमा यहाँ घुटन महसूस करता है क्योंकि चंद्रमा एक बहुत रिश्ता केंद्रित ग्रह है। ये पालन पोषण और देखभाल के बारे में है। तो एक ऐसे नक्षत्र में जो अय्याशी या कामुक सुखों को दर्शाता है और जिंदगी को कामुक सुखों के नजरिए से देखता है, चंद्रमा नीच हो जाता है। अब मंगल कहाँ नीच होता है? मंगल कर्क राशि में नीच होता है, खास तौर पर अश्लेषा नक्षत्र में जो बुध से शासित है। तो पहली बात, बुध के विश्लेषणात्मक कौशल या विश्लेषणात्मक नजरिया और मंगल का जोशीला आगे बढ़ने वाला नजरिया मेल नहीं खाते। ये एक बात। दूसरी बात, अश्लेषा की प्रतिष्ठा ये है कि ऐसे लोग दूसरों पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाते, दूसरों के राज नहीं रख पाते, लेकिन खुद बहुत बहुत गुप्तचर प्रवृत्ति के होते हैं। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो नम्र नहीं होते, वो चतुराई से काम नहीं लेते और उनका लोगों के प्रति एक बहुत कटु नजरिया होता है जो अश्लेषा में होता है। तो अश्लेषा ज्यादातर स्वार्थपरता के बारे में है और भावनात्मक पहलू की तरफ नहीं देखता। तो ये दोनों चीजें एक साथ, एक स्वार्थपरता के नजरिए से अश्लेषा की नकारात्मकता और मंगल का कर्क के भावनात्मक पहलू से तालमेल न बैठा पाना, इसी वजह से मंगल अश्लेषा में नीच हो जाता है। अब बुध कहाँ नीच होता है? बुध मीन राशि में नीच होता है। और मीन क्या है? मीन एक बहुत दार्शनिक, बहुत स्वप्निल, बहुत आध्यात्मिक और बहुत रचनात्मक ऊर्जा है
जो रिवाज से बंधी नहीं होती। तो बुध, जिसका एक बहुत विश्लेषणात्मक नजरिया है, जिंदगी के बहुत आध्यात्मिक दार्शनिक नजरिए में बहुत घुटन या खोया हुआ महसूस करता है। बुध हर चीज को आखिरी बिंदु तक विश्लेषित करना चाहता है, और इसीलिए बुध वाले लोग बहुत अच्छे वित्तीय विश्लेषक और वित्त के लोग बनते हैं, क्योंकि उनकी व्यवहारिक समझ होती है, और अच्छे वैज्ञानिक भी, क्योंकि वो बहुत व्यवहारिक और प्रक्रिया केंद्रित होते हैं। हालांकि एक बहुत आध्यात्मिक हालत, एक राशि और एक बहुत दार्शनिक राशि में होने की वजह से उनकी विश्लेषणात्मक ऊर्जा रुक जाती है, तो वो अपने विश्लेषणात्मक पहलू की ताकत नहीं दिखा पाते, और इसीलिए ऊर्जा मीन में घुटन या मंद महसूस करती है। और यह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होता है, जो शनि से शासित है, एक दार्शनिक पहलू जहां ये जिंदगी के एक बहुत दार्शनिक हिस्से को दर्शाता है, जैसे योग पर ध्यान देना, ध्यान पर ध्यान देना, अपना नजरिया देना। हालांकि यह शनि से शासित है, यह एक प्रक्रिया संबंधी या बहुत बहुत कठोर नजरिया है, एक बहुत रचनात्मक केंद्रित ऊर्जा के प्रति, और वे किसी और रिवाज से बंधना नहीं चाहते। तो वे आध्यात्मिकता, दर्शन, ध्यान के प्रति ज्यादा कठोर होते हैं और विश्लेषणात्मक पहलू में फंसना नहीं चाहते। तो उनका फंसना अलग किस्म का फंसना है, उनका फंसना आध्यात्मिकता, रचनात्मकता, उत्थान और दर्शन में है। और इसीलिए बुध बहुत घुटन महसूस करता है, और इसीलिए बुध मीन में उत्तरा भाद्रपद में नीच हो जाता है। बृहस्पति कहाँ नीच होता है? बृहस्पति मकर राशि में नीच होता है, जो शनि से शासित है। और मकर क्या है? मकर हर चीज के प्रति एक बहुत समर्पित और बहुत प्रक्रिया केंद्रित और बहुत मेहनती नजरिया है। मकर घंटों तक बैठकर उस काम पर काम कर सकता है जो वो करना चाहता है, एक बहुत समर्पित और लगातार चलने वाला नजरिया। लेकिन वे बहुत बहुत नियम केंद्रित होते हैं, वे नियमों के प्रति बहुत सख्त होते हैं। बृहस्पति एक बहुत उदार ग्रह है, बृहस्पति को माफ करने की हिकमत दिखाने में भी कोई आपत्ति नहीं होती, और अगर कोई न्यायपूर्ण नहीं है, लेकिन बदला लेने वाला नहीं, कोशिश करने वाला नहीं, और सजा देने वाला ग्रह नहीं, बल्कि ज्यादा माफ करने वाला ग्रह, एक बड़े दिल वाला। जबकि मकर शनि से दर्शाया जाता है, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा अगर उन्होंने नियम नहीं माने, और वहां शनि की सख्ती काम करने लगती है, और बृहस्पति इस तरह अपना उदार दिखावा नहीं कर पाता, नहीं जिंदगी के प्रति बहुत बहुत पारंपरिक सख्त नजरिए पर टिक पाता है। तो नीच बृहस्पति मकर में, खास तौर पर वो लोग जो जब बृहस्पति 10वें घर में बैठा हो, तो ये बहुत बुरा संकेत नहीं है, ये बहुत बुरी स्थिति नहीं है, क्योंकि बृहस्पति की नीचता का मतलब है कि आप उदारता में कम है, तो आप अपने नजरिए में थोड़े स्वार्थी हो रहे हैं। लेकिन बृहस्पति किस नक्षत्र में नीच होता है? बृहस्पति उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में नीच होता है, जो सूरज से शासित है। तो यहाँ भी आत्मा ऊंचा उठना चाहती है और स्वयं के लिए जो चाहती है उसके आगे कुछ नहीं देखती, वो किसी के लिए भी उदारता नहीं देख रही। और उत्तराषाढ़ा ऊर्जा दर्शाता है, या वह देवताओं की आसुरी शक्तियों पर आखिरी जीत दर्शाता है। तो आखिरी जीत किसी भी कीमत पर हासिल करना है, या दूसरों की कीमत पर भी हासिल करना है। अब बृहस्पति एक ज्यादा बुद्धिमान ग्रह होने के नाते जीतों की तरफ नहीं देखता, बल्कि संतुलन की तलाश में है। वह आध्यात्मिकता की तरफ देखता है, वो सीखने की तरफ देखता है, वो बांटने की तरफ देखता है, वो सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है। तो इसीलिए बृहस्पति मकर में बहुत घुटन या सीमित महसूस करता है, अपने बहुत प्रक्रिया केंद्रित नजरिए और बहुत अनुशासित नजरिए और रिवाज और नियमों और कायदों के प्रति एक बहुत न माफ करने वाले नजरिए की वजह से। और उत्तराषाढ़ा, जो दूसरों के प्रति एक जोशीला रवैया दर्शाता है, आपको किसी दयालुता, किसी उदारता, किसी माफी के लिए मनमानी करने की गुंजाइश नहीं देता। अब शनि मेष राशि में नीच हो जाता है। और शनि मेष राशि में क्यों नीच हो जाता है? क्योंकि शनि एक बहुत अनुशासित और बहुत प्रक्रिया केंद्रित, नियम कायदे देखने वाला ग्रह है, जबकि मेष एक अत्यंत आग वाला, युद्ध जैसा ग्रह है जो बस जाना और हासिल करना चाहता है। जब मंगल जाना और हासिल करना चाहता है, तो वह धीमी रफ्तार या स्थिरता और चारों तरफ चीजों को देखने की तरफ नहीं देखता, वो बस खतरों में कूद पड़ना चाहता है। जबकि शनि एक बहुत प्रक्रिया केंद्रित ग्रह है, वो हर कोने अंतरे को देखना चाहता है, वह हर चीज को लगन से देखना चाहता है,
खुद को अच्छी तरह तैयार करना चाहता है, ढांचे का पालन करना चाहता है, फिर कार्रवाई में आना चाहता है। इसीलिए बहुत सारे लोग जिनमें शनि की ऊर्जा होती है वो बहुत आलसी होंगे, बहुत धीमे चलने वाले होंगे और कभी कभी मौका निकल जाता है। दूसरी तरफ बहुत सारे मंगलीय ऊर्जा वाले लोग इतने जोशीले, इतनी आग वाली प्रकृति उन्हें कार्रवाई में धकेल देती है कि कई बार वो कार्रवाई करने के लिए अच्छी तरह तैयार नहीं होते और इसीलिए वो कई बार हारने वाले पक्ष पर भी होते हैं, क्योंकि जबकि इतनी सारी ऊर्जा पृष्ठभूमि की योजना में लगाई गई है, तब सोच विचार करके किया गया मेहनती नजरिया, लगातार चलने वाला नजरिया नहीं किया गया है। तो इसीलिए शनि मेष में नीच हो जाता है, भरणी नक्षत्र में। अब भरणी महिला जननांग योनि से दर्शाया जाता है। अब क्योंकि भरणी एक रचनात्मक पहलू और अत्यंत रचनात्मक पहलू दर्शाता है, वो बस रचना करना चाहता है और वह संतान की तरफ देखता है और वह लिप्त होना चाहता है, और यह एक बहुत कामुक नक्षत्र भी है। यह आपको बहुत ऊंची कामुक ऊर्जा देता है जो मंगल से भी जुड़ी है। आप जानते हैं, ऊंची ऊर्जा जो लाई जाती है। तो शनि यहाँ और भरणी नक्षत्र वाले लोग नियमों, कायदों और रिवाज के बारे में इतने ज्यादा नहीं होते। वे कामुक सुखों की तरफ देख रहे होते हैं, रिश्तों की कीमत पर भी और नियमों या टैबू को तोड़ने की कीमत पर भी वे लिप्त हो सकते हैं। जबकि शनि एक ऐसा ग्रह है जो नियमों और कायदों का पालन करता है और उन्हें सजा देता है जो नियमों पर नहीं टिकते, जो प्रतिबद्ध नहीं है, जो लोगों को धोखा देते हैं। जबकि भरणी ये अतिरिक्त कामुक ऊर्जा है और रचना करने की कोशिश में खुद को प्रकट करना चाहती है। और इसीलिए शनि, जिसका जिंदगी के नियमों और कायदों के प्रति एक बहुत नैतिक नजरिया है, बहुत घुटन महसूस करता है। शुक्र कन्या राशि में नीच हो जाता है जो बुध से शासित है। अब कन्या क्या दर्शाती है? कन्या एक बहुत विश्लेषणात्मक नजरिया, एक बहुत तय आंख और गहरी बारीकी से देखने वाला नजरिया दर्शाती है, जो बहुत शिकायत करने वाला भी हो सकता है। एक बुध वाला व्यक्ति बहुत शिकायत करने वाला हो सकता है अगर उसे विश्लेषणात्मक नजरिए से पता चलता है, क्योंकि वह चीजों का बहुत सूक्ष्मता से विश्लेषण करता है। अगर चीजें उस तरह नहीं चल रही जैसे वो चाहता है, तो जातक बहुत नाराज हो सकता है और उसे पसंद नहीं आ सकता। तो शुक्र, जो एक बहुत रचनात्मक और रिश्ता केंद्रित ग्रह और भौतिकवादी केंद्रित ग्रह है, रिश्ते के प्रति बहुत विश्लेषणात्मक नजरिए को पसंद नहीं करता, क्योंकि रिश्ते हमेशा नियमों और कायदों का पालन नहीं करते, बल्कि भावनाओं का पालन करते हैं। वे रिवाज का पालन नहीं करते। बेशक हमेशा सीमाएं होती हैं, लेकिन भावनाओं और रिश्तों में बहुत लचीली सीमाएं भी होती हैं जहां लेन देन हमेशा होता है और एक दूसरे का सहयोग होता है, बजाय इसके कि कौन सही है या गलत। तो बुध सही या गलत के विश्लेषणात्मक पहलू में ज्यादा चला जाता है और शुक्र को ये पसंद नहीं आता। उच्च शुक्र ऊर्जा वाला व्यक्ति या शुक्र कन्या में सही और गलत के नजरिए पर एक बहुत विश्लेषणात्मक नजरिया और एक बहुत डेटा और प्रक्रिया केंद्रित नजरिया में घुटन महसूस करता है और नीच हो जाता है। तो शुक्र यहाँ घुटन में है और शुक्र की यह घुटन चित्रा नक्षत्र में होती है जो मंगल से शासित है। तो मंगल की जोशीली ऊर्जा और बुध की बहुत विश्लेषणात्मक और शिकायत करने वाली नजरिए और गलती ढूंढने वाली नजरिए, तो एक बहुत आग वाली और आक्रामक प्रकृति के साथ एक बहुत शिकायत करने वाली प्रकृति और सही गलत ढूंढने वाली प्रकृति, तो रिश्ते वहां नहीं फलते फूलते। और इसीलिए उच्च रिश्ता नजरिया वाला व्यक्ति खुद को एक जोशीले रवैये में घुटन में पाएगा, जहां ये कहा जा रहा है, तुम्हें ये करना ही होगा क्योंकि मैंने तुमसे ये करने के लिए कहा है, ये सही है तो तुम ये करो ही, इसलिए नहीं कि तुम्हें दुख हो रहा है या कुछ, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि ये गलत है। तो अगर आप बहुत ज्यादा सही या गलत में पड़ जाते हैं, बहुत सारी आक्रामक ऊर्जा के साथ, तो रिश्ते नहीं चलते। तो शुक्र कन्या राशि में चित्रा नक्षत्र में नीच हो जाता है, जिसका मतलब है अगर छठे, 8वें या 12वें घर के स्वामियों में से कोई एक नीच होते हुए लग्न पर दृष्टि डाले तो राजयोग बनेगा। तो अगर छठे, 8वें या 12वें घर के स्वामियों में से कोई भी नीच होते हुए लग्न पर दृष्टि डाले, तो मिसाल के तौर पर अगर कोई ग्रह छठे घर में है, जैसे मान लीजिए
मंगल छठे घर में कर्क राशि में नीच है और छठे घर से वह लग्न पर दृष्टि डाल रहा है। क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि होती है तो ये राजयोग बनाता है। और एक और श्लोक कहता है, जिसका मतलब है एक जातक राजा बन जाएगा अगर 11वें घर में स्थित कोई नीच ग्रह लग्न पर अपनी दृष्टि डाले। अब सिर्फ एक ही ग्रह है जो नीच अवस्था में स्थित होते हुए भी लग्न पर दृष्टि डाल सकता है, और वो सिर्फ शनि है। अब शनि मेष में नीच हो जाता है। तो अगर यह मिथुन लग्न है और शनि 11वें घर में मेष में स्थित है और वह अपनी तीसरी दृष्टि से लग्न पर दृष्टि डाल रहा है, तो जातक राजा बन जाएगा। तो एक नीच शनि ग्रह अगर वह लग्न पर दृष्टि डाले तो अच्छे नतीजे देता है। अब जब हमने देख लिया है कि ग्रहों की नीचता क्या है और यह ग्रहों को कैसे प्रभावित करती है, चलिए देखते हैं कि आप ग्रहों की नीचता पर कैसे काबू पा सकते हैं और असल में इससे ज्यादा सकारात्मक नतीजे कैसे हासिल कर सकते हैं। सूरज कहाँ नीच होता है? तुला में, जो रिश्तों की राशि है। तो क्योंकि सूरज वहां घुटन महसूस करता है और ज्यादा अहंकारी बन जाता है और इसकी वजह से रिश्ते खराब होते हैं। तुला में सूरज वाले व्यक्ति को ये जानना चाहिए, ये समझना चाहिए कि ग्रह की नीच स्थिति का क्या मतलब है और रिश्ते पर ज्यादा ध्यान देने के लिए पीछे हटने को तैयार रहना चाहिए और इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि मेरी प्रवृत्ति है कि मैं रिश्तों में अति अहंकार या प्रतिष्ठा और स्वाभिमान के लिए लड़ाई दिखा सकता हूं, जिससे मेरे रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो आपको इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए और रिश्तों में दूसरों को आगे बढ़ने देना चाहिए। अहम को ठंडा होने दीजिए। अगर आप किसी बहस में पड़ जाते हैं जहां आप लड़ाई में उलझ रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात है ठंडा हो जाना। बस घर से निकल जाइए और 30 से 45 मिनट के लिए चले जाइए। जब आप ठंडे हो जाएं, वापस आइए, माफी मांगिए या बस बहस से दूर रहिए। जैसे ही आपको लगे कि आप बहस में पड़ रहे हैं, एक गहरी सांस लीजिए, थोड़ा पानी पीजिए, जगह को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और शांत हो जाइए। और कम से कम घरेलू मामलों में, घर के मामलों में दूसरों को ज्यादा हुक्म चलाने दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आप में ये प्रवृत्ति है। तो इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल यही है और फिर आप देखेंगे कि आप फलेंगे फूलेंगे। क्योंकि तुला में सूरज का अहम या तो फैलता है या सिकुड़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने बहुत ज्यादा दे दिया है और अचानक वह ज्यादा ही प्रयास करने लगता है, या सूरज इतना नीचा और आत्मविश्वासहीन हो जाता है कि वो पूरी तरह झुक जाता है। दोनों ही संकेत बुरे हैं। तो आपको यह नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए कि नीचता कहाँ है। ये या तो आपके स्वाभिमान की भावना को पूरी तरह सोख रही है या आपको अति अहंकारी बना रही है। तो एक संतुलन होना चाहिए और अपनी झूठी स्वाभिमान की भावना को थामे रहने के बजाय छोड़ देना बेहतर है। चंद्रमा की नीचता के बारे में आप क्या करें? क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक में नीच हो जाता है और वह अंधेरे में फंस जाता है और वह अपनी देखभाल वाली प्रकृति को दिखा या प्रदर्शित नहीं कर पाता। तो किसी को इस तथ्य के प्रति सचेत और जागरूक रहना चाहिए और यह जानना चाहिए कि या तो आप अति भावुक हो सकते हैं क्योंकि गहराई में और फंसे हुए हैं और आप अचानक फूट पड़ते हैं, या यह एक बहुत अंतर्ज्ञानी और बहुत मानसिक हालत भी हो सकती है जहां आपको हर तरह के स्पष्ट सपने आते हैं और आप उत्पीड़न भी महसूस करते हैं। कुछ आसुरी शक्तियां भी खुद को प्रकट करती हैं। खास तौर पर केतु और शनि भी इस मिश्रण में शामिल हो जाते हैं। हम इस पर किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए बुनियादी स्तर पर टिके रहिए। तो चंद्रमा, तो वृश्चिक में नीच चंद्रमा वाले लोगों को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि उनमें या तो अति भावुक होने की प्रवृत्ति है या रिश्तों में बहुत ठंडे होने की, और कभी कभी बेकाबू रोने लगते हैं और कभी कभी बेकाबू हंसने लगते हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है। तो आपको ज्यादा नियंत्रण में रहने की जरूरत है। नियंत्रण किसी और को दीजिए जो बुद्धिमान है और उन्हें फैसला करने दीजिए। हमेशा बुद्धिमान सलाह लीजिए और बुद्धिमान लोगों के साथ रहिए और बहुत ज्यादा मत सोचिए। ध्यान कीजिए, अपने मन पर नियंत्रण रखिए और कोशिश कीजिए कि ज्यादातर समय खुश रहें। ज्यादातर समय नियंत्रण में रहें और बहुत ज्यादा न सोचें। तरीका यह है कि बहुत ज्यादा न सोचें और लोगों पर ज्यादा भरोसा करें और अति भावुक न हो और ज्यादा न सोचें, क्योंकि 99% चीजें जो शनि और वृश्चिक वाला व्यक्ति सोचता है होती नहीं है। नीच मंगल वाले लोग क्या करें? क्योंकि मंगल कर्क राशि में नीच हो जाता है, भावनाओं की राशि।
एक मंगली या तो आक्रामकता के साथ अति भावुक होगा और लड़ेगा और चिल्लाएगा और चीखेगा, या पूरी तरह नम्र हो जाएगा और उसमें कोई आक्रामकता बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन जब आक्रामकता आएगी तो एक साथ फूट पड़ेगी। और कर्क में मंगल नहीं जानता कि किससे लड़ना है और किस चीज के लिए लड़ना है, तो वह किसी से भी और हर किसी से लड़ेगा, क्योंकि उनमें लड़ने की क्षमता का कोई उद्देश्य नहीं होता। एक उच्च मंगल का एक उद्देश्य होता है। मंगल अच्छी राशि में या अपनी राशि में एक उद्देश्य रखता है। वो जानता है कि वह किस दिशा में जा रहा है और किस चीज के लिए लड़ रहा है। एक नीच मंगल नहीं जानता कि वो किस चीज के लिए लड़ रहा है। तो अगर वह किसी भी घर में कर्क में है तो वह उस घर से दर्शाए गए लोगों से बिना ज्यादा सोचे लड़ेगा। तो अगर मंगल 10वें घर में कर्क में नीच है तो आप अपने सहकर्मियों से इस बात के बिना लड़ेंगे कि आप किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। आप लोगों से लड़ने के लिए कोई बहाना ढूंढ लेंगे। तो ऐसे स्वभाव को ज्यादा नियंत्रण में रहने की जरूरत है। सोच विचार करें। इस तथ्य के प्रति सचेत रहें कि वे ज्यादा भावुक और ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं। बजाय अति भावुक होने के, यह अति आक्रामकता प्रदर्शित करना है, खुद को प्रदर्शित करना। मैंने ये कह दिया है तो तुम ये करो ही, आप जानते हैं, इस तरह का रवैया। तो ज्यादा नियंत्रण में रहिए और एक ज्यादा शांत रवैया भी अपनाइए, खास तौर पर अगर यह रिश्तों में 7वें घर में है या चौथे घर में या यहाँ तक के दूसरे घर में भी, क्योंकि यह एक बहुत सशक्त पापी प्रभाव भी दिखाता है। तो आपको ज्यादा शांत रहने की जरूरत है। ये ध्यान में रखिए कि मंगल आपको आक्रामक बना देगा, और इसे और सचेत होकर और लोगों का और सहयोग करके नियंत्रित कीजिए। और सहयोगी परिवार के सदस्य रखिए और लोगों से अपनी हालत के बारे में बात कीजिए, लोगों से संवाद कीजिए। यही सार है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि क्योंकि लोग आपकी सूरत ए हाल के बारे में जानते हैं, लेकिन वे ये भी जानते हैं कि आपने इसे नियंत्रित करने में कितना प्रयास लगाया है, लोग ज्यादा सहयोगी होंगे। लोग आपके प्रति ज्यादा प्यार और देखभाल दिखाएंगे, क्योंकि आप दूसरों में कर्क ऊर्जा प्रकट कर रहे हैं। पोषण और देखभाल वाली ऊर्जा दूसरों में, जब मंगल आपकी राशि में कर्क में है। तो लोगों को ये प्रदर्शित करने दीजिए और इसे अपने साथ होने दीजिए। अगर लोग ज्यादा देखभाल करने वाले हैं क्योंकि आप अपनी मंगलीय ऊर्जा और प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर रहे हैं और आक्रामक नहीं हो रहे हैं, तब भी जब हालात आपको आक्रामकता की तरफ धकेल रहे हों। अगर बुध नीच है तो क्या करें? नीच बुध का मतलब है कि आप विश्लेषणात्मक पक्ष की बजाय ज्यादा दार्शनिक पक्ष और रचनात्मक पक्ष पर हैं। ये कलात्मक अभिव्यक्ति वाले लोगों और बहुत अच्छे लेखकों के लिए एक अच्छा संकेत है, क्योंकि अब आप विश्लेषणात्मक और बहुत गलती ढूंढने वाले और पूर्णतावादी नजरिए से बंधे नहीं हैं। आप एक बहुत आध्यात्मिक और दार्शनिक और बहुत रचनात्मक नजरिए की तरफ देख रहे हैं। एक बहुत अच्छा कलाकार, अच्छे चित्रकार, अच्छे कला लेखक, अच्छे निर्देशक, इन सब में एक बहुत अच्छा संतुलित बुध होता है, या यहाँ तक कि एक नीच बुध भी, खास तौर पर लेखकों के लिए यह एक वरदान है, क्योंकि तब आप रचनात्मक तरीके से सोच सकते हैं। आप बुध के विश्लेषणात्मक नजरिए से बंधे नहीं हैं। तो अगर कोई कहता है उड़न तश्तरी, आप जानते हैं, कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आप जानते हैं, तो नीच बुध लेकिन मजबूत शुक्र के साथ हैरी पॉटर सीरीज या स्टार वॉर्स सीरीज जैसी बहुत अच्छी किताबें बना सकता है, वगैरह वगैरह, और सफलता हासिल कर सकता है। तो जब आपके पास नीच बुध है, अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति, अपनी कलात्मक अभिव्यक्तियों को पूरी तरह फलने फूलने दीजिए। और क्योंकि यह कम विश्लेषणात्मक है, कभी कभी आपको अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति की भी जरूरत होती है जो आपसे ज्यादा विश्लेषणात्मक और ज्यादा प्रक्रिया केंद्रित हो, ताकि वह खास ऊर्जा संतुलित हो जाए। नीच बृहस्पति, जो इतना बुरा नहीं है जैसा हमने पहले बात की थी, क्योंकि अब एक अच्छा बृहस्पति का मतलब है कि आप ज्यादा उदार हैं और आप ज्यादा बुद्धिमान हैं, और आप दूसरों को भी राय रखने देते हैं, और आप दूसरों को भी उस संगठन या जगह से फायदा उठाने देते हैं जहां आप काम कर रहे हैं। तो काम पर अगर आप बहुत ज्यादा बांटने वाले और बहुत ज्यादा परोपकारी हैं या बहुत ज्यादा उदार हैं, तो कई बार यह आपकी कीमत पर होता है। तो ये सबसे अच्छा है कि अगर आपके पास नीच बृहस्पति है जो आपको थोड़ा ज्यादा स्वार्थी बनाता है और आप ज्यादा स्व संरक्षण करने वाले और स्वार्थपर हो रहे हैं, और आप कम माफ करने वाले या उदार हैं, तो आज के समय में ये बुरा नहीं है। हालांकि
कभी कभी प्रवृत्ति यह होती है कि उस स्व संरक्षण और स्वार्थ को जरूरत से ज्यादा कर डालें जो नीच बृहस्पति ला सकता है, और कम बुद्धिमत्ता लेकिन ज्यादा चालाकी। तो इस तथ्य के प्रति सचेत रहना और यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना कि रिश्ते प्रभावित न हो। तो कई बार नीच बृहस्पति वाले लोग आपको बहुत स्वार्थी, बहुत लालची के रूप में देखते हैं, और फिर लोग आपके और खुद के बीच दूरी बना लेते हैं। तो काम पर आपके रिश्ते आपके सहकर्मियों के साथ खराब हो सकते हैं, और लंबी अवधि में लोग आपके साथ संगठन में रहना नहीं चाहेंगे। तो आप कैसे नजर आ रहे हैं, इस प्रवृत्ति को नियंत्रित कीजिए। तो अपनी उदारता पर काम कीजिए, अपनी बुद्धिमत्ता पर काम कीजिए। नीच शुक्र जो कन्या राशि में नीच हो जाता है, तो यहाँ ऐसे लोग इतने विश्लेषणात्मक होते हैं कि वे रिश्ते में भी बहुत विश्लेषणात्मक होते हैं, और बहुत विश्लेषणात्मक होने की वजह से कभी कभी ऐसे लोगों को एक अच्छा जीवन साथी मिलना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि हर रिश्ते में वे देखते हैं उन्हें कुछ कमी नजर आती है। वे लगभग एक परफेक्ट रिश्ते, एक परफेक्ट इंसान की तलाश में होते हैं। वे बहुत गलती ढूंढने वाले लोग होते हैं। तो अगर एक नीच शुक्र वाला व्यक्ति किसी ऐसे शख्स से शादी करता है जिसके पास उनकी जिंदगी में बहुत संतुलित और भावनात्मक रूप से संतुलित नजरिया नहीं है, तो रिश्ते के लंबे समय तक टिकने की संभावना बहुत बहुत कम होती है। तो नीच शुक्र वाला व्यक्ति, जिसका मतलब है विपरीत लिंग के साथ समस्या, मतलब आपको ये जानना होगा कि ये हो रहा है। तो या तो आप एक ऐसे साथी का चुनाव करें जो लगभग परफेक्ट हो, जो मुश्किल होगा, या साथी के लिए गुंजाइश दे, या एक ऐसा साथी रखें जिसका खुद का एक मजबूत बुद्ध हो, क्योंकि तब वे खुद लगभग पूर्णतावादी होंगे, तो उनके आसपास लगभग एक परफेक्ट माहौल होगा। तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उनमें ज्यादा गलती नहीं मिलेगी, खास तौर पर अगर बुध और चंद्रमा, जो भावनात्मक पोषण करने वाला पक्ष है, भी अच्छा हो। काम के पक्ष में, क्योंकि शुक्र नीच शुक्र का ये भी मतलब है कि आप कुछ भी रचनात्मक करने के लिए बहुत विश्लेषणात्मक हैं, तो वो नौकरियां जो ज्यादा व्यक्तिगत प्रयास पर केंद्रित हैं, जो ज्यादा विश्लेषणात्मक नजरिया है, आपके लिए अच्छी रहेंगी, बजाय इसके कि आप ज्यादा रचनात्मक और कलात्मक अभिव्यक्ति वाली चीज में पड़ें। तो काम के माहौल को अच्छी तरह चुनिए कि आप किसके साथ काम करते हैं। अपने साथियों को बहुत अच्छी तरह चुनिए, और अपने दोस्तों को बहुत अच्छी तरह चुनिए। मेष में नीच शनि अभिव्यक्ति इस रूप में होती है कि शनि मेष में बहुत उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि मंगल की जोशीली प्रकृति और ऊंची ऊर्जा, और शनि को धीमा, स्थिर, प्रक्रिया केंद्रित, बहुत मेहनती, बहुत ढांचागत नजरिया पसंद है। मंगल एक जोशीली प्रकृति है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास नीच शनि है, काम पर बहुत उलझन महसूस करता है। वे इसे धीमा करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही मंगल ऊर्जा उन्हें चीजें पूरी करने के लिए धकेल रही होती है, तो उलझन होती है। वे चीजें शुरू करेंगे, लेकिन फिर आखिरी वक्त पर वे इसे टाल सकते हैं, ये सोचकर, ओह, मुझे इसके बारे में और सोचने की जरूरत है। कभी कभी या तो नीच शनि की वजह से सोच बहुत ज्यादा हो जाती है, तो काम पूरा नहीं होता, या वे प्रक्रियाओं के बारे में सोचे बिना और ये देखे बिना कि सब कुछ तैयार है या नहीं, खतरों में कूद पड़ते हैं। तो दोनों ही अच्छे नहीं है। तो एक नीच शनि वाला व्यक्ति वहां अच्छा कर सकता है जहां वे एक ऐसी टीम के साथ काम करते हैं जो खुद बहुत केंद्रित और मेहनती हो और काम पूरा कर लेती हो। तो आपकी जोशीली प्रकृति और चीजें पूरी करने का उनका नजरिया और एक प्रक्रिया केंद्रित नजरिया एक अच्छी टीम वर्क होगी। और यही चीज आपको अपने रिश्ते में भी करनी चाहिए। फैसले लेने के लिए लोगों को ज्यादा नियंत्रण दीजिए, क्योंकि अगर फैसले लेने का काम आप पर छोड़ दिया जाता है, तो आप बिना सोचे समझे चीजों में कूद पड़ेंगे, और फिर या आप फैसले ले ही नहीं पाएंगे। तो बुद्धिमान सलाह लीजिए, या तो फैसले लेने का काम दूसरों को दीजिए जहां आप उन्हें विचार देते हैं और आप विचारों के साथ योगदान देते हैं, या लोगों के साथ मिलकर फैसले लीजिए बजाय खुद पूरी तरह से फैसले लेने के। और इस तथ्य के प्रति सचेत रहिए कि आप कभी कभी टालमटोल कर सकते हैं और चीजें नहीं कर सकते, या कभी कभी खतरे में कूद सकते हैं। तो इस तथ्य के प्रति सचेत रहना इसमें अहम है। तो अब जब हम जान गए हैं कि नीच ग्रह क्या हैं, वे क्यों नीच होते हैं, किन नक्षत्रों में वे नीच होते हैं, और ये नतीजे हमारी जिंदगी में कैसे प्रकट होते हैं,
हमने ये भी देखा है कि हम नीच ग्रहों की कमजोरियों को ताकत में कैसे बदल सकते हैं और हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपकी किसी भी कुंडली में कोई नीच ग्रह है और आप जानना चाहते हैं कि वह कहाँ नीच है, आप इससे और कैसे फायदा उठा सकते हैं, क्या करें और क्या न करें, तो कृपया मुझसे संपर्क करें। या आपके पास कोई और सवाल या जिज्ञासा हो, चाहे वह रिग्रेशन, काम, सेहत से जुड़ी हो, जो भी हो, आपको नीचे दिए गए लिंक में ईमेल आईडी मिल जाएगी। तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कृपया बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको पता चल सके जब कोई नया वीडियो आ रहा हो, और कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी फायदा उठा सकें, जैसे आपने किया है। तो जब तक हम किसी और वक्त मिलते हैं, यह आपका दोस्त इरफान साइन ऑफ कर रहा है। चाओ।